दोस्तों, आज मैं आपको दो घटनाएं सुनाने वाला हूं। ये दोनों सच्ची घटनाएं हैं। ये घटनाएं वेंडिगो के बारे में है या नहीं पता नहीं, पर इन घटनाओं का संबंध वेंडिगो से जोड़ा जाता आ रहा है। ये दोनों कहानियां मुझे इंटरनेट पर मिली है और मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। पहली घटना का मैंने एक कहानी में रूपांतरण किया है। पहली घटना के बारे में मुझे उस आर्टिकल में जगह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। अब शायद मुझसे पहले किसी और ने इस घटना को अपने चैनल पर सुनाया हो सकता है और इसीलिए मैंने इस घटना का कहानी में रूपांतरण किया है। तो चलिए पहली कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी निकोलस और वेला की है और अब यह कहानी निकोलस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सुना रहा हूं। जब मैं छोटा था तो छुट्टियों में अक्सर अपनी दादी के यहां जाया करता था। मेरी दादी का घर एक ऐसी जगह पर था जो उन्हें काफी पसंद था। वो शहर से दूर और बहुत शांत इलाका था। दादी के घर के सामने ही एक बड़ा सा तालाब था और आसपास एक छोटा सा जंगल था। मेरे दादाजी एक फार्मर थे। उनके सारे खेत उनके घर के पास ही थे और उन्हें वहां रहना पसंद था। पर एक रात अचानक ही मेरे दादाजी कहीं गायब हो गए। उस दिन से उनका आज तक कुछ पता नहीं चला। पर जब मैं छोटा था तो मेरी दादी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी कुछ ऐसी थी कि उनका जहां घर था उसके आसपास ज्यादा मकान नहीं थे और जो कुछ मकान थे वो बहुत ही दूर थे। बहुत सालों से वो वहां रहते चले आ रहे थे तो उन्हें उस जगह कभी डर नहीं लगा, पर एक नाम से वो हमेशा डरते थे, वेंडिगो। मेरे दादा दादी जब जवान थे तब से वो वहां रहते चले आ रहे थे। उन्होंने वहां वेंडिगो होने के बारे में कुछ कहानियां भी सुनी थी। वहां के लोगों का मानना था कि वेंडिगो ज्यादातर रात में ही अपना शिकार ढूंढते हैं ताकि उन्हें कोई देख न सके। वैसे वेंडिगो के बारे में बहुत सी अलग अलग कहानियां हैं, पर दादी कहती थी कि तालाब के पास जो फ्रॉग्स यानी मेंढक है वही वेंडिगो से उनकी सुरक्षा करते हैं। पर दादाजी इस बात पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे और उन्हें हमेशा ही उन मेंढकों की आवाज से परेशानी होती थी। वो रात रात भर उस आवाज की वजह से सो नहीं पाते थे और इसीलिए दादाजी तालाब के सारे मेंढक हटाना चाहते थे, उन्हें मार देना चाहते थे। हालांकि ये मुमकिन नहीं था, पर दादी हमेशा दादाजी की इस बात का विरोध करती थी। वो हमेशा उनसे कहती थी कि उन्हीं की वजह से आज तक हम सुरक्षित हैं। दादी ने वेंडिगो के बारे में तब दो बातें सुनी थी। उनमें से कौन सी बात सच थी उन्हें पता नहीं था, पर उनका मानना था कि मेंढकों की आवाज की वजह से वेंडिगो उस जगह से दूर चले जाते हैं, या फिर जब वेंडिगो ऐसी जगहों पर आते हैं तो सारे मेंढक अचानक ही शांत हो जाते हैं। अब इनमें से कौन सी बात सच थी उन्हें पता नहीं था, पर एक दिन दादाजी ने एक एक कर सारे मेंढकों को ढूंढकर मारना शुरू किया। हालांकि इस काम में उन्हें बहुत वक्त लगा, कुछ एक आध महीना शायद, पर धीरे धीरे मेंढकों की आवाज आनी कम हो गई। पर यह पॉसिबल नहीं था कि वो सारे के सारे मेंढकों को वहां से गायब कर दे। थोड़ी बहुत तो आवाज आती ही थी और एक रात ऐसा ही हुआ। दादाजी किसी चीज की वजह से पहले से ही परेशान थे और ऊपर शाम होते ही मेंढकों की आवाज आना शुरू हो गया। उनका गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। रात होते होते आवाज बहुत ही बढ़ गई। उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी, तो उस रात वो गुस्से में अपनी बंदूक लेकर उस बड़े से तालाब के पास चले गए और गुस्से में जोर जोर से मेंढकों पर चीखने लगे। दादी कहती थी कि आज तक उन्होंने दादाजी को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था और जब वो गुस्से से चिल्ला रहे थे तो उन्होंने एक एक कर उस तालाब के पास गोलियां चलाना शुरू किया। दादी उस वक्त खिड़की से सब देख रही थी, पर दादाजी के गुस्से के सामने वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। हालांकि दादी ने उन्हें शांत रहने को बहुत कहा था, पर दादाजी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया था और जब गोलियां खत्म हो गई तब दादी ने महसूस किया कि अचानक ही मेंढकों की आवाज आना बंद हो गया है। सारे मेंढक अचानक एकदम से शांत हो गए थे और उस बात को सोचकर दादी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दादी ने दादाजी को खिड़की से आवाज लगाई और उन्हें जल्दी से घर के अंदर आने को कहा। दादी तब इसी बात को सोच रही थी कि जब वेंडिगो ऐसी जगहों पर आते हैं तो सारे मेंढक अचानक अपने आप ही शांत हो जाते हैं और इसी वजह से वो बहुत डरी हुई थी। दादी तब बार बार उन्हें घर के अंदर आने को कह रही थी, पर दादाजी बहुत गुस्से में थे। जब सारे मेंढक एक एक कर शांत हो गए तो दादाजी ने घर की ओर मुड़कर देखा और तब दादी ने देखा कि दादाजी के बिल्कुल पीछे एक बहुत ही लंबा साया खड़ा था। उसका सर किसी जानवर की तरह था। उसके बड़े बड़े लंबे हाथ थे। उसका कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा था, पर चांद की रोशनी में उसकी आकृति साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
दादी तब जान चुकी थी कि वो वेंडिगो है। तब उनका बेटा मतलब मेरे पिताजी बहुत ही छोटे थे। तो जैसे ही दादी ने वो भयानक नजारा देखा, वो अपने बेटे को लेकर दौड़कर बेसमेंट में चली गई। उसके बाद क्या हुआ दादी को पता नहीं, पर दादी बताती है कि उसके बाद दादाजी कहीं नहीं मिले। उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, पर उनका कोई पता नहीं चला। उस रात दादी अपने बेटे यानी मेरे डैड को लेकर बेसमेंट में न जाती तो वेंडिगो शायद उन्हें भी मार देता। अब ये कहानी सच थी या झूठ मुझे पता नहीं, पर दादी जी को गुजरे अब बहुत साल हो चुके हैं और वेंडिगो की कहानी को तो उससे भी ज्यादा वक्त हो चुका है। उसके कई सालों बाद एक दिन मैं और मेरी होने वाली पत्नी वेला, हम दोनों ने एक वीकेंड मेरी दादी के उसी तालाब वाले घर जाने का फैसला किया और हम दोनों वीकेंड में शाम होने से पहले ही वहां पहुंच गए। वहां काफी अच्छा माहौल था। सामने वो बड़ा सा तालाब था, आसपास छोटा जंगल था, सब तरफ हरियाली ही हरियाली थी, ठंडी हवाएं थी। वो घर ऐसी जगह पर था कि मुझे भी यही लगा कि शायद इसी वजह से दादा दादी कभी इस घर को छोड़ना नहीं चाहते थे। वहां जाने के बाद एक बात जो मैंने नोटिस की वो ये कि जैसे जैसे शाम ढल रही थी, एक एक कर मेंढकों की आवाज आना शुरू हो गया था और अंधेरा होते होते वो आवाज इतनी बढ़ गई कि सच में उस आवाज से मुझे और वेला को भी तकलीफ होने लगी थी। दादी ने सच कहा था कि यहां दिन भर सब शांत रहता है, पर रात में बहुत ही शोर सुनाई देता है और वो शोर और किसी चीज का नहीं बल्कि मेंढकों की आवाज का ही था। उस रात मैंने और वेला ने अपना डिनर किया और मेंढकों की आवाज सुनाई न दे इसलिए हम दोनों अपने कानों में हेडफोन डालकर घर के बाहर चले गए। गाना सुनते हुए हम उस घर के बाहर आग जलाकर उसके सामने बैठ गए। वो बहुत ही सुहानी रात थी। आसमान साफ था और ऊपर आसमान में चमचमाते हुए तारे नजर आ रहे थे। मैं गाना सुनते हुए उसे गुनगुनाए जा रहा था। वेला वही मेरी गोद में अपना सर रख कर लेटी हुई थी और गाने को सुनते सुनते ही वेला की आंख लग गई। तब मैंने वेला को जगाते हुए आवाज दी और कहा, वेला वेला चलो घर के अंदर जाते हैं। वेला ने बस अपनी करवट बदली और कहा, बस थोड़ी देर और, बहुत अच्छा लग रहा है। और अपनी करवट बदलकर उसने अपना मुंह तालाब की ओर किया। तभी उसे तालाब की ओर कोई जानवर दिखाई दिया। मैं तब अपनी आंखें बंद कर गाने को एंजॉय कर रहा था, संगीत का आनंद ले रहा था कि तभी वेला ने झट से मेरे कान से हेडफोन निकाला। मैंने वेला से पूछा, क्या हुआ, अचानक क्यों उड़ गई? तब वेला ने कहा, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? और जब उसने ऐसा कहा तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि तालाब के मेंढकों की बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी। सब एकदम से शांत हो गए थे। मैंने चीखते हुए उससे कहा, वेला वेला जल्दी से भागो, चलो घर के अंदर चलो। और हम दोनों अपने मोबाइल वही छोड़कर बिना कुछ सोचे वहां से भाग खड़े हुए। मैं वेला को लगभग खींचते हुए घर के अंदर ले गया और सीधे उसे लेकर घर के बेसमेंट में चला गया। बेसमेंट का दरवाजा बहुत मजबूत था। मैंने बेसमेंट की लाइट ऑन की, लेकिन वेला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो वेला ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, मुझे ऐसे खींचते हुए क्यों लेकर आए? मैंने तो बस एक जानवर देखा था। तब मैंने उसे मेरी दादी वाली बात बताई। दादी कहती थी कि जब सारे मेंढक अचानक ही शांत हो जाए इसका मतलब वेंडिगो आसपास ही कहीं है। और तब वेला ने कहा कि उसने तालाब की ओर जो जानवर देखा था वो किसी इंसान की तरह लग रहा था। और उसी बात को बताने के लिए उसने मेरे कानों से हेडफोन निकाले थे। तो मैंने कहा कि अच्छा हुआ कि तुमने हेडफोन निकाले, वरना मैं ये जान नहीं पाता कि मेंढक शांत हो चुके हैं और हम दोनों की जान खतरे में है। हम जब बेसमेंट में थे तब हमने ऊपर मकान में किसी के पैरों की आवाज सुनी। वो आवाज बहुत भारी पैरों की थी, जैसे कोई अपने बड़े बड़े पैरों के साथ चल रहा हो। वो पूरी रात वेला और मैंने बेसमेंट में ही गुजारी। दूसरे दिन सुबह होते ही हम दोनों वहां से चले गए। हालांकि मैंने उस रात वेंडिगो को देखा नहीं, पर मुझे डराने के लिए वो माहौल ही काफी था। दोस्तों, ये एक दूसरी सच्ची घटना है। इस घटना के बारे में मैंने इंटरनेट पर जानकारी ढूंढ कर निकाली और उसे आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो ये घटना केविन ओकेफ इस व्यक्ति के बारे में है, जो कि सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया का रहने वाला था। केविन 10 अक्टूबर 1985 को वुल पॉइंट ग्लेशियर बे नेशनल पार्क से मिसिंग है और उनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया। तब उनकी उम्र लगभग 36 साल की थी। तो घटनाक्रम कुछ ऐसा है। यूनाइटेड स्टेट्स में ग्लेशियर नेशनल पार्क यह जगह नॉर्थवेस्ट जूनो से करीबन 70 मील की दूरी पर है।
पार्क की वो जो जगह है वो बहुत ही घना और जंगल इलाका है, जहां पर पैसिफिक ओशियन के पानी से अंदर तक बनी छोटी मोटी खाड़ियां भी है। तो 20 सितंबर 1985 को केविन ओकेफ अपने घर यानी सेक्रेमेंटो कैलिफोर्निया से हवाई यात्रा करते हुए जूनो इस जगह पर पहुंचे थे। उसके दूसरे ही दिन उन्होंने ग्लेशियर नेशनल पार्क के हेडक्वार्टर में एक दिन की ट्रेनिंग ली। उस ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने जंगल इलाके में रहने के तौर तरीके और अपनी सुरक्षा संबंधी ट्रेनिंग का एक दिन का सेशन अटेंड किया और ट्रेनिंग के अगले ही दिन यानी 22 सितंबर को केविन नेशनल पार्क के फ्लोट प्लेन की सहायता से सफर करते हुए म्यूर की खाड़ी के पास पहुंचे। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये फ्लोट प्लेन मतलब पानी पर तैरने वाले छोटे हवाई जहाज होते हैं, जिन्हें जल विमान भी कहा जाता है। केविन को उस जगह छोड़कर फ्लोट प्लेन को वापस ले जाया गया। म्यूर की खाड़ी ये जगह वुल्फ पॉइंट के उत्तरी दिशा में है। केविन ने उसी जगह अपना कैंप स्थापित किया। उस जगह तक उन्होंने अकेले ही सफर किया था और कैंप पर भी वो अकेले ही थे, उनके साथ और कोई नहीं था। उसके बाद 8 अक्टूबर 1985 को मतलब उन्हें वहां छोड़ने के लगभग 15 दिनों बाद नेशनल पार्क के जो रेंजर्स थे मतलब जो कि गार्ड थे, वो बोट की सहायता से उस इलाके में गश्त लगा रहे थे। और गश्त लगाते हुए वो जब केविन के कैंप के पास पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ अजीब नजारा दिखाई दिया। केविन का कैंप हाई टाइड लाइन के बिल्कुल पास ही बना हुआ था, मतलब ऐसी जगह जहां पर ज्वार आने पर समुद्र का पानी उतनी ऊंचाई तक आ जाता है। और तब रेंजर्स ने यह नोटिस किया कि केविन का टेंट थोड़ा उखड़ा हुआ था। केविन का स्लीपिंग बैग, फोम पैड और अन्य कुछ जरूरी सामान उनके टेंट के बाहर जमीन पर बिखरा पड़ा हुआ था। हालांकि रेंजर्स इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि केविन को 10 अक्टूबर तक कैंप की परमिशन थी और उसी दिन उन्हें वापस नेशनल पार्क के हेडक्वार्टर ले जाना था। तो इसीलिए रेंजर्स ने उन सब चीजों को नजरअंदाज किया और सोचा कि केविन यहीं कहीं आसपास ही जंगल में होंगे, और फिर वो रेंजर्स वहां से चले गए। उसके बाद रेंजर्स अगले दिन यानी 9 अक्टूबर को फिर से केविन के कैंप साइड पर आए और उन्होंने देखा कि सब सामान वैसा का वैसा पड़ा हुआ था जैसा उन्होंने पिछले दिन देखा था। इसका मतलब साफ था कि उनके जाने के बाद किसी भी इंसान ने उस टेंट का इस्तेमाल नहीं किया था और न ही वहां कोई रात गुजारने आया था। लेकिन फिर भी रेंजर्स ने उन्हें ज्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं की और बस आसपास के जंगल इलाके में उन्हें आवाज देते हुए वो वहां से वापस चले गए, पर आवाज देने के बावजूद उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद 10 अक्टूबर 1985 को रेंजर्स ने पिछले दिन के केविन के कैंप पर न होने के बारे में नेशनल पार्क सर्विस को खबर दी और उसी दिन और ज्यादा सहायता को लेकर एरोप्लेन की मदद से उसी जगह जंगल के ऊपर से केविन को ढूंढने की कोशिश की गई। रेंजर्स करीबन 2 घंटे तक उस जंगल में केविन को ढूंढ रहे थे, पर उनका कोई भी पता नहीं चल पा रहा था। उसके बाद नेशनल पार्क की टीम द्वारा कई बार केविन को उस जगह के आसपास ढूंढने की कोशिश जारी थी और उसके ठीक कुछ दिनों बाद मतलब 17 अक्टूबर 1985 को एक न्यूज़पेपर में केविन ओकेफ गुम हो जाने की खबर छपकर आई। खबर ऐसी थी कि केविन 10 अक्टूबर से उनकी कैंप साइट से गायब है। नेशनल पार्क सर्विस द्वारा उन्हें ढूंढने की कोशिश जारी है, पर उनका अब तक कोई भी पता नहीं चला है। हालांकि केविन के कैंप के आधा मील दूर उनके जूते और उनकी एक हैट बरामद की गई है और वहीं आसपास उनकी कुछ खाने की चीजें भी मिली है, पर उन्हें केविन वहां होने के अभी तक कोई निशान नहीं मिले हैं। और उसी खबर में यह भी लिखा था कि शायद केविन ओकेफ कहां गए और अचानक कैसे गायब हो गए ये कभी पता नहीं चल पाएगा। लोगों का यह मानना था कि भालुओं ने केविन को खा लिया होगा, पर एनपीएस मतलब नेशनल पार्क सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक उनके कैंप के आसपास भालुओं के होने के कोई निशान नहीं थे और भालू ही नहीं बल्कि किसी भी जंगली जानवर होने के उन्हें निशान नहीं मिले और न ही घटना की जगह के आसपास कहीं खून के धब्बे, खून के कोई भी निशान दिखाई दिए। तो इन सब चीजों से यह साफ जाहिर होता था कि उन पर किसी भी जानवर ने हमला नहीं किया था। उनके साथ जो खाने की चीजें थी वो भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। कोई भी पैकेट फटा या टूटा फूटा नहीं था, क्योंकि अगर कोई जानवर वहां आता तो खाने की चीजों से जरूर छेड़छाड़ करता। उसी घटना के बाद साल 2000 में भी बिल्कुल वैसी ही एक घटना सामने आई, जब पैट्रिक वेलन नाम का 33 साल का एक शख्स गायब हो गया था। पैट्रिक भी ग्लेशियर नेशनल पार्क के मोंटाना से गायब हुआ था। उसका भी टेंट उखड़ा हुआ था और उसकी भी चीजें टेंट के बाहर यहां वहां बिखरी पड़ी थी। और उन दोनों घटनाओं में एक समानता और थी, वो ये कि पैट्रिक के भी जूते उनकी कैंप साइट से कुछ दूरी पर पाए गए थे।
हालांकि रेंजर्स इन सब चीजों और सबूतों से किसी भी नतीजे तक पहुंच नहीं पाई कि आखिर वहां हुआ क्या था, केविन और पैट्रिक के साथ क्या हुआ था। उन दोनों के अचानक गायब हो जाने के बारे में नेशनल पार्क सर्विस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। पर यह बात आज भी सच है कि केविन और पैट्रिक के साथ उस जगह आखिर हुआ क्या था, वो अचानक कहां गायब हो गए थे और उनके जूते उनकी कैंप से दूरी पर ही क्यों पाए गए थे। ये सब आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है।